गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के इस डिस्कशन में। बीआरबीएल पर हमारी बातचीत इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आज जिस मुद्दे पर होने वाली है वो कैविट एम्प्टर पर होगी। क्या है कैविट एम्प्टर? ये आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में देखने को मिलता है, उसी से संबंधित ये मामला है। मॉड्यूल डी में आपको ये टॉपिक दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम आपके पूरे सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर एक एक करके बातचीत कर रहे हैं। सारे टॉपिक सारी यूनिट के कवर हो चुके हैं। उसके बाद यानी मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, इसमें जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब कवर हो चुका है। ये यानी एक तरीके से आपकी पूरी थ्योरी यहाँ पर बताई गई। जितने भी इंपॉर्टेंट मामले हैं वो सारे वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं और देख लीजिए कि क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। अगर आप कहीं से कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। दूसरी बात ये, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पर बात की, क्योंकि आपके पिछले एग्जामिनेशन में मोहरी बीबी पर केस पूछा गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित है, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित यह अधिनियम ये केस था। इसलिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट केसेस थे उन पर बातचीत की। कल जो हमारी बातचीत हुई थी वो सरफेसी एक्ट से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पर बातचीत हुई थी। मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का ये केस है, जिससे सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को स्टैब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में जो 75% डिपॉजिट करने की बाध्यता थी, अगर आप डीआरटी के पास कंप्लेन करने जाते हैं, उस बाध्यता को समाप्त किया गया था। तो इसके अलावा भी बहुत सारी केसेस पर हमारी बातचीत हुई। प्रफुल्ल कुमार मोहंती केस पर बातचीत हुई हमारी। इनके अलावा मोहरी बीबी पर हमारी बातचीत हुई। पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो केसेस हैं, चाहे वो रोज वैली का केस हो, चाहे इम्पैक्स गैलेक्सी का केस हो, या हरि नारायण साहब का केस हो, या ड्रग रिलेटेड एक केस हो, इन सब पर हमारी बातचीत हो चुकी है। वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। आज जो हमारी बातचीत होगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर चर्चा होनी है। कैविट एम्प्टर ये क्या है, इस पर बात करेंगे। मैं पूरी बात आपको बता देता हूं कि आज किस किस मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। एक तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो कैविट एम्प्टर वाला मामला है, यानी बायर्स बी अवेयर, इसका मतलब क्या होता है, ये कहां पर इसका उपयोग किया जाता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर कस्टमर अवेयर नहीं है तो अपना सामान खरीदते समय। तो इस पर हमारी बातचीत होगी। दूसरा टर्म्स है, जब आप ये दो मामला है आपको किस टॉपिक में दिखाई देगा, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जैसा मैंने पहले बताया, आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत 2-3 टॉपिक देखते हैं, जैसे अनपेड सेलर है, कंडीशंस हैं, वारंटीज हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो कंडीशन और वारंटी वाली जो आपकी यूनिट है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। कंडीशन और वारंटी का एक हिस्सा आज हम और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि इंप्लाइड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले देखते हैं कि कैविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है। देखिए, कैविट एम्प्टर का मतलब होता है एक तरीके का कॉशन। ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जब भी कोई कस्टमर कोई वस्तु को खरीदने जाए, ध्यान समझिएगा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई कस्टमर किसी वस्तु को, गुड्स या सर्विस को परचेज करे, तो उसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आंख नाक कान वो सब खुला रखे, वस्तु का थॉली वो उसको चेक करे कि क्या वो उसके पर्पस को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब के बारे में वो खुद भी सावधान है, वो सारी चीज़ों को चेक करे। अगर उसने अपने डिसीजन से कोई वस्तु खरीदी है, जैसे मैं मान लेते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड में खरीदने गया और मेरी ये जिम्मेदारी है, कैविट एम्प्टर ये कहता है कि ये कस्टमर की जिम्मेदारी होती है, ये बायर की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई सामान वो खरीदे तो वो कॉशियस रहे, वो सावधान रहे, वो पूरी वस्तु को ठीक से खुद भी चेक करे, जो उससे बताया जा रहा है उस वस्तु के बारे में उसे वो ठीक से सुने। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने अगर ये डिजिटल बोर्ड खरीदा और मैंने इस डिजिटल बोर्ड को खरीदने के लिए अपना डिसीजन लिया है ना, कि भैया मुझे डिजिटल बोर्ड पसंद आ रहा है, मैंने दुकानदार से कुछ नहीं पूछा, मैंने खुद अपना डिसीजन लिया, अपने विवेक के हिसाब से मैंने ये डिजिटल बोर्ड चुना, मुझे ये लग रहा है कि मैंने ठीक से देखा कि मुझे लग रहा है ये मेरा पर्पस पूरा करेगा। अब कल को अगर ये मेरा पर्पस पूरा नहीं कर पाता है या इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए उस सेलर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आपने अपने डिसीजन से ये वस्तु खरीदी हुई थी। क्लियर है? तो अगर आपने अपने डिसीजन से वस्तु खरीदी है तो उस केस में आप सेलर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कैविट एम्प्टर ये कहता है ऐसे केस में यदि आप अपने विवेक से कोई वस्तु परचेज कर रहे हैं, पहली बात तो आपको सावधान रहना चाहिए वस्तु को खरीदते समय। अगर आप अपने विवेक से कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आप सेलर को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, लेकिन कुछ चीजों पर यह नहीं लागू होता। कुछ चीजें जैसे ऐसे कॉमन सी चीजें जिनका एक पहले से उद्देश्य पता है कि ये इसी काम के लिए जा रहा है। जैसे अगर मैं टेलीविजन ले रहा हूं तो टेलीविजन में देखने के लिए ले रहा हूं। अब क्लियर है इतनी बात? अब जैसे मैंने अपने विवेक से कोई वस्तु चुन लिया, कोई टेलीविजन मैंने चुन लिया, अब जब मैं उसको जाके घर पे ऑन कर रहा हूं तो उसमें कोई पिक्चर ही नहीं आ रही, ऑन ही नहीं हो रहा है, तो क्या यहां पर कैविट एम्प्टर लगेगा? तो यहां पर कैविट एम्प्टर नहीं लग सकता, क्योंकि एक सामान्य वस्तु, इसको तो ये पर्पस तो वेल नोन है ना कि ये भाई टीवी अगर ली जा रही तो इसी पर्पस के लिए लिया जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? अगर मैं रेडियो ले रहा हूं और रेडियो में आवाज ही नहीं आ रही है तो दुकानदार को फिर मैं जाके ये कहूंगा कि भैया इसे वापस कर दो, दुकानदार कहेगा आपने तो खुद अपने हिसाब से लिया था, देख के सुन के ये सब के लिया था, अब उसकी आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, ऐसी जगह पर नहीं। यहां पर क्योंकि उस
उसका कॉमन सा पर्पस, ये पता है इसका क्या पर्पस है, लेकिन इनके अलावा कैविट एम्प्टर लागू होता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप देख के, समझ के, सुन के अपनी सारी वस्तुओं को खरीदे। कैविट एम्प्टर का मतलब ही होता है, कैविट का मतलब ही होता है सावधान रहना, कॉशियस रहना। आप सारी चीजों को देख के, समझ के अगर वस्तु ले रहे हैं, अपने डिसीजन पर अगर आपने कोई वस्तु ली है, तो फिर आपको दुकानदार को या उस सेलर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत आता है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत आता है। देखिए, कैविट मींस वार्निंग या कॉशन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, the person who buys goods must keep his eyes open, his mind active and be cautious while buying the goods। जब भी कोई वस्तु कोई ग्राहक खरीदे तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी आंख, नाक, कान, दिमाग, सब बुद्धि सब खुली रखे, ठीक से देखे, वस्तु को समझे और फिर उसके बाद अपना डिसीजन बनाए। क्योंकि अगर उसने अपने डिसीजन पर कोई वस्तु ली और आगे चल के वो डिसीजन गलत हो गया, तो आप सेलर को दोषी नहीं ठहरा सकते। इन अदर वर्ड्स, द बायर मस्ट एग्जामिन द गुड्स थॉरली। दूसरे शब्दों में कि बायर जब भी गुड्स को खरीदे तो उसे थॉरली एग्जामिन करना चाहिए। लेटर ऑन, बाद में, इफ द गुड्स डू नॉट सर्व हिज पर्पस और ही डिपेंड्स अपॉन हिज ओन जजमेंट एंड ही मेक्स अ बैड चॉइस, ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर फॉर सेलिंग हिम सच गुड्स। आगे चल के या बाद में अगर वो गुड्स उसके पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा है और वो उसकी अपनी चॉइस पर, अपने जजमेंट पर उसने वस्तु ली थी, वो वस्तु खुद अपने विवेक के हिसाब से, अपनी देख समझ के हिसाब से वो वस्तु ली थी, तो वो अपने इस बैड चॉइस के लिए सेलर को दोषी नहीं ठहरा सकता कि आप सेलर ने उसको वैसी वस्तु क्यों बेची। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑल्सो इंश्राइन डॉक्ट्रिन बाय स्टेटिंग दैट देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स और एनी पर्टिकुलर पर्पस एक्सेप्ट इन केस स्पेसिफिकली एक्सप्लेन्ड। अब क्या कहा जा रहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये कहता है कि देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन, कोई भी इंप्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन का मतलब होता है आप जब वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें जो एसेंशियल स्टिपुलेशन होती है, जो मुख्य शर्त होती है, अगर कंडीशन पूरी नहीं हो पाती, स्टिपुलेशन पूरा नहीं हो पाता, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आप रेपुडिएट कर सकते हैं। वारंटी इस कंडीशन की कोलेट्रल होती है। अगर वारंटी ब्रीच होती है तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की वारंटी या कंडीशन नहीं होती है, जैसे वस्तु की क्वालिटी को लेकर, फिटनेस को लेकर, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वहां पर वस्तु खरीद रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? एक्सेप्ट इन केस स्पेसिफिकली एक्सप्लेन्ड अबव। तो ये कैविट एम्प्टर, ये प्रिंसिपल ये कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि आपको स्वयं सावधान रहना चाहिए अगर आप किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं। तो अगर आपने अपने निर्णय पर कोई वस्तु परचेज की है भैया, तो फिर उसके लिए आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे, आप सेलर को वहां दोषी नहीं ठहरा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है इतनी बात। बाकी हाँ, अगर मैंने जैसे आपके पीछे एग्जांपल दिया कि अगर कोई वस्तु ठीक पर्पस के लिए, जैसे कोई वस्तु एक कॉमन पर्पस के लिए ली जाती है, जो पहले से पता है इसका काम ही यही, अगर वो पूरा नहीं होता तो आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपने दुकानदार से कोई बात नहीं पूछी, अपने विवेक पर कोई आपने सामान लिया, तो उसके लिए आप जिम्मेदार है। दुकानदार आपसे बोल देगा भैया आपने तो अपने हिसाब से ही सामान लिया था, अब उसमें कोई गलती निकली या नहीं, वो आपके पर्पस को सर्व कर पा रहा है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ आपको सलाह नहीं दी थी, आपने अपने विवेक के हिसाब से चुना। इसलिए जब भी आप कोई वस्तु खरीदें तो आप बहुत सावधान होकर खरीदें, क्योंकि बाद में आप सेलर को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंप्लाइड कंडीशंस पर। इंप्लाइड कंडीशन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले तो आप ये समझे कि कंडीशन क्या होती। वैसे मैंने कंडीशन पर पहले भी क्लासेस की हुई हैं, आपके साथ डिस्कशन हुआ है। देखिए, जब भी कोई आप वस्तु परचेज करने जाते हैं तो उसमें कंडीशन एक एसेंशियल स्टिपुलेशन होती है। स्टिपुलेशन का मतलब है शर्त, एक एसेंशियल स्टिपुलेशन है। यदि कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये माइक परचेज करने गया, एक एग्जांपल लेते हैं, और मैंने दुकानदार से कहा भैया मुझे एक ऐसा माइक देना, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, तो मुझे एक ऐसा माइक देना जो नॉइस कैंसिलेशन भी करता हो, क्योंकि अगर नॉइस कैंसिलेशन नहीं करेगा तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ये मेरी मुख्य शर्त है। तो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के साथ, या जब मैं ये वस्तु खरीद रहा हूं, तो मैंने दुकानदार को बताया कि भैया मेरी ये मुख्य शर्त है कि मुझे नॉइस कैंसिलेशन वाला ही माइक चाहिए, नहीं तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। उसने मुझे कहा कि भैया ये माइक आप ले जाओ, ये माइक आपके पर्पस को सर्व करेगा। क्लियर है? मैंने उसके बताए अनुसार वो माइक परचेज कर लिया। जब मैंने क्लास लेना शुरू किया तो नॉइस कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आवाज तो जा रही, लेकिन साथ साथ जो आसपास की नॉइस है वो भी जा रही, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। और यही मेरी मुख्य शर्त थी। तो अगर ये एसेंशियल स्टिपुलेशन है तो इसको हम क्या कहेंगे? कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन ही मेरी नहीं पूरी हो पा रही तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता हूं। मैं दुकानदार को वस्तु वापस करके जो पैसा मैंने दिया है मैं वापस ले सकता हूं। तो इस एसेंशियल स्टिपुलेशन को कहते हैं हम कंडीशन। मेरा एसेंशियल स्टिपुलेशन था कि मुझे नॉइस कैंसिलेशन वाला ही माइक चाहिए। ठीक हो गई जितनी बात।
अब आते हैं इंप्लाइड कंडीशन पर। तो कंडीशन क्लियर हो गई क्या? अब इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड का मतलब है जो ना तो रिटन है ना ही ओरल है, ये व्यवहारिक रूप से माना जाएगा। मतलब कहीं ये ना तो लिखा गया ना तो बोला गया, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से माना जाएगा कि ये तो है ही। क्लियर है? तो इंप्लाइड कंडीशन का मतलब है कि एक ऐसी शर्त जो व्यवहारिक रूप से मानी जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? पहला, अगर सेल बाय सैंपल हो रहा है तो वहां इंप्लाइड कंडीशन होती है। क्या इंप्लाइड कंडीशन होती है? कि जो वस्तु मैं खरीद रहा हूं सैंपल के जैसी ही होगी, क्वालिटी क्वांटिटी सब उसी से मैच करता होगा। कंडीशन समझ में आ गया? इंप्लाइड क्या होता है ये समझ में आ गया व्यवहारिक रूप से। अब जैसे ध्यान समझिएगा कि जैसे कोई वस्तु अगर सैंपल के थ्रू बेची जा रही है, मैंने कोई वस्तु खरीदनी है, मैं दुकानदार के पास गया, जैसे मान लेते हैं कि मुझे 2 क्विंटल चावल खरीदना है। तो आप लोगों ने देखा होगा राशन की दुकान पर चावल थोड़ी एक कटोरी में या किसी पात्र में वो थोड़ा थोड़ा, जितने भी प्रकार का चावल होता है उतना थोड़ा थोड़ा रखे रहते हैं वो, ताकि वो सैंपल है। आप उस सैंपल को देख लो और कहे भैया हाँ ठीक है, ये चावल मुझे पसंद आ रहा है, किस रेट में है, ये चावल आप मुझे 2 क्विंटल दे दीजिए। तो मैंने सैंपल देखा और सैंपल के अकॉर्डिंग मैं वस्तु को खरीदने जा रहा हूं। अब ये इंप्लाइड कंडीशन होगी, ये व्यवहारिक रूप से कंडीशन है, ये व्यवहारिक रूप से मुख्य शर्त है कि जो वस्तु मुझे बेची गई है वो सैंपल से मैच करना चाहिए, उसकी क्वालिटी सैंपल से मैच होना चाहिए। अगर क्वालिटी सैंपल से मैच नहीं हो रही है तो फिर मैं वस्तु को, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता हूं, उस वस्तु को वापस कर सकता हूं। ये कहीं लिखा नहीं, कहीं बोला नहीं गया है, लेकिन ये कंडीशन इंप्लाइड है। ये व्यवहारिक रूप से एक मुख्य शर्त है कि वो उस वस्तु के वो वस्तु सैंपल के साथ मैच करनी चाहिए। तो अगर कोई वस्तु सैंपल से बेची जा रही है तो उसमें कुछ इंप्लाइड कंडीशन होती है। पहले इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है कि जो वस्तु सैंपल से बेची गई वो सैंपल से मैच करनी चाहिए, क्वालिटी में, इन सब में वो मैच करना चाहिए। जो दुकानदार ने सैंपल में बताया है वो वस्तु सैंपल से सारे एट्रीब्यूट्स में मैच करता हो। साथ ही साथ बायर को ये ऑप्शन होना चाहिए उसके पास कि सैंपल को बल्क से वो क्या कर सकता है, मैच करवा सकता है कि भैया ठीक है तुमने सैंपल दिखाया, अब मुझे बल्क में भी दिखा दो। ये ऑप्शन उसके पास होना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी उसके पास होनी चाहिए कि बल्क से वो मैच कर ले। बल्क में जो वस्तु दी जा रही है वो सैंपल से मैच होना चाहिए। अगर वो अनमैच्ड है या वो जो है मर्चेंट वाली वस्तु नहीं है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं, रेपुडिएट कर सकते हैं। ये इंप्लाइड कंडीशन है, चाहे बोली जाए चाहे ना बोली जाए, ये इंप्लाइड कंडीशन है, ये मुख्य शर्त है और ये व्यवहारिक रूप से होगी कि सैंपल से मैच होना चाहिए, चाहे आप उसको बोलिए चाहे ना बोलिए। क्या है भैया? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉन्ट्रैक्ट बाय सैंपल व्हेन देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू द इफेक्ट सच सेल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई वस्तु सैंपल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके बेची जा रही है, चाहे वह एक्सप्रेस हो चाहे वह इंप्लाइड हो, तो उसमें कुछ फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए। द गुड्स मस्ट बी करस्पॉन्ड विद द सैंपल क्वालिटी। जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो सैंपल क्वालिटी से मैच करनी चाहिए, करस्पॉन्ड करनी चाहिए। द बायर मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग टू बल्क विद द सैंपल। बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सैंपल को बल्क से कंपेयर कर सके। द गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच रेंडर्स देन unmerchantable mercantile and which would be not apparent on reasonable examination of the sample. Such defect are called and are discovered when the goods are put to use। जो गुड्स है भैया वो किसी भी डिफेक्ट से फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो अनमर्चेंटेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर ये पता चला, बाद में अगर एग्जामिन करके पता चला कि ऐसा कुछ है, अगर ये डिस्कवर हुआ तो आप उसको रद्द कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा कोई डिफेक्ट वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, सैंपल की जैसा ही क्वालिटी में हो। अब कई बारी आप वस्तु को सैंपल देख के नहीं खरीदते हैं बल्कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदते हैं ना। आपने सेलर से, आपका जो सेलर है उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि साहब हम आपको जो वस्तु दे रहे हैं उसमें ये चीज, जैसे मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, मैं एक लैपटॉप की शॉप पर गया और मैंने कहा भैया मुझे लैपटॉप खरीदना है, मेरा काम है क्लास लेना, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए इस लैपटॉप में। उस सेलर ने कहा कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ये लैपटॉप है भैया, इस लैपटॉप में आपको इतने की हार्ड डिस्क मिलने वाली, इतनी की रैम मिलने वाली, इतनी इसमें एसएसडी मिलने वाली है, इतने इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये सब इसमें मिलेगा। यानी उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि वस्तु को में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि अगर मैं कोई वस्तु डिस्क्रिप्शन से खरीद रहा हूँ तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए। यानी जो मुझे डिस्क्रिप्शन बताया गया उस वस्तु में वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज उस वस्तु में होनी चाहिए, वो सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। यदि नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। The main idea is that the goods supplied must be the same as we are described by the seller। तो एक implied condition होती है कि जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन को करस्पॉन्ड करना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। मेन आइडिया इसके पीछे है कि जो गुड्स सप्लाई की गई है वो बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा सेलर ने डिस्क्राइब किया। अगर ऐसा नहीं है
तो ये कंडीशन है, कंडीशन ही मुख्य शर्त होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर कोई वस्तु सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से बेची गई है, दोनों के माध्यम से बेची गई है, तो दोनों का मैच करना जरूरी है। सैंपल से भी वो मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से भी वो मैच होना चाहिए। जैसे मैं एक मोबाइल फोन खरीदने गया, मैंने कहा एक मोबाइल फोन मुझे भाई दिखा दो, उसने मुझे मोबाइल फोन दिखाया और मोबाइल फोन के सारे कॉन्फ़िगरेशन उसने मुझे बताया कि मोबाइल फोन भैया इतना इसमें आपको जो है, इतनी इसमें आपको मेमोरी मिलने वाली है, इसमें ये फैसिलिटीज है, इसमें ये आईपी रेटिंग है, इसमें डुअल सिम फोन है, इसमें ये 5G है, इसमें सारी चीजें उसने मुझे बताई। मैंने कहा यार अगर इसका कोई डमी है तो वो भी दिखा दो। तो उसने मुझे एक डमी दिखाया और कहा आपका फोन बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो ये सैंपल भी उसने दिखाया और मुझे डिस्क्रिप्शन भी दिया। अब मैं जब उस मोबाइल फोन को खरीदूंगा तो ये दोनों से मैच होना जरूरी है, सैंपल से भी और डिस्क्रिप्शन से भी। ये इंप्लाइड कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से बेची गई है तो इसका दोनों से मैच होना जरूरी। यदि नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रेपुडिएट किया जा सकता है। क्लियर है? देखिए यहां पर लिखा है इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। अगर सेल सैंपल या डिस्क्रिप्शन के थ्रू हुआ है, द गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों से वो वस्तु क्या होनी चाहिए, मैच करना आवश्यक होता है। यह है आज का इंपॉर्टेंट मामला। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो कंडीशंस हैं या जो बाकी सारे प्रोविजंस हैं, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा हुआ करता था। बाद में अलग से जब एक अधिनियम आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करके, तो इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया गया और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से एक नया अधिनियम आ गया, उसमें सारी बातें आ गई। ठीक होगी जितनी बात। कैविट इम्प्टर की बात हमने आज पहले पढ़ी। कैविट इम्प्टर का मतलब है सावधान रहना, कॉशियस रहना। ये बायर की जिम्मेदारी होती है, अगर कोई वस्तु खरीदने जा रहा है तो देख समझ के, सुन के, ठीक से उसकी देख परख करके, सारी चीजें देख के ठीक से तब खरीदे। क्योंकि अगर उसने अपने हिसाब से डिसीजन लेके कोई वस्तु खरीदी, सब कुछ देख दाख के कोई वस्तु खरीदी है और उसके बाद उसमें कोई डिफेक्ट आया, तो वो सेलर को वहां पर दोषी नहीं ठहरा सकता। इसलिए खुद उसको बहुत सावधानी से वस्तुओं को खरीदना चाहिए। फिर हमने देखा इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है। इंप्लाइड कंडीशन के पहले हमने कंडीशन को समझा और इंप्लाइड कंडीशन में तीन चीजें देखी। अगर कोई गुड सैंपल के थ्रू बेची जा रही या कोई वस्तु डिस्क्रिप्शन के थ्रू बेचा जा रहा है या सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों के माध्यम से बेची जा रही है, तो उसमें क्या इंप्लाइड कंडीशन होती है। ये कंप्लीट बातचीत आज मैंने आपके साथ कर ली है। एक अच्छी सूचना आपके लिए, दो तीन अच्छी सूचनाएं मेरे पास आज आपके लिए है। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। दो तीन अच्छी सूचनाएं क्या है कि बहुत ही जल्दी है ना, मुझे लगता है 2-3 दिनों में हम आपके लिए एक एमसीक्यू बैच की शुरुआत करने वाले हैं। वो पूरी सीरीज होगी सीआईबी पर, हर सब्जेक्ट पर एमसीक्यू लेकर आएंगे। वो बहुत जल्दी ही आ जाएगा और एमसीक्यू के थ्रू भी हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो वो क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। एमसीक्यू आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, पहली बात ये। और एमसीक्यू पर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर पेपर क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए एमसीक्यू को पढ़ना जरूरी। तो एमसीक्यू के थ्रू भी हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कब वो बैच शुरू होगा हम बहुत जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। दूसरी अच्छी सूचना यह है कि आपको अभी हमारे सीआईबी के सारे महापैक्स, सारे लाइव बैचेस, इन सब पर 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। टीचर्स डे के ओकेजन पर यह डिस्काउंट कल से यानी 4 सितंबर से शुरू हो चुका है, 7 सितंबर तक ये डिस्काउंट रहने वाला है। इस बीच अगर आप हमारे महापैक्स से जुड़ते हैं तो आपको सारी फीस काफी कम दिखाई दे रही है क्योंकि इस पे 60% का डिस्काउंट है। महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से नहीं लेना होता है, इसमें इलेक्टिव पेपर की क्लासेस आपको मिलती हैं इसी प्राइस पर। जो दो नए बैच है सीआईबी के लिए, बिल्कुल नए बैच है, वो है, अगर हम फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच है, रीलोडेड बैच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप इसे इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, इस पर भी डिस्काउंट आपको 60% का मिल रहा है। रीलोडेड बैच में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सारी फाउंडेशन क्लासेस आपको मिलेंगी और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू का बैच भी इसमें मिलेगा। यानी एक सिंगल बैच में दो बैचेस आपको मिल जाएंगे, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू केस स्टडी बैच आपको मिल जाएगा। महापैक अगर आप लेंगे तो ये बैच आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बैच लेना चाहते हैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट अगर आपका कोई रुका है तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी परचेस कर सकते हैं। चारों ही कंपलसरी पेपर यहाँ सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी है, बीएफएम हो या एबीएफएम हो या बीआरबीएल हो, एबीएम हो। इलेक्टिव पेपर्स की अगर हम बात करें तो 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। सेंट्रल बैंकिंग है, रिसोर्स आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग, ये सारे पेपर्स आपको इलेक्टिव पेपर के रूप में हमारे पास से मिलेंगे। आप इन्हें इंडिविजुअली भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास महापैक है
तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या महापैक अगर आप नया परचेज करेंगे तो भी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको उसमें इलेक्ट्रिक पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं भैया। इसके अलावा आप कुछ भी और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सीआईबी में 2 सब्जेक्ट को डील करता हूं, एक कंपलसरी पेपर है बीआरबीएल और एक इलेक्टिव पेपर एचआरएम। इन दोनों पर आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको इस ग्रुप पर मिलती है। इसी ग्रुप पर आप सारे सवाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जुड़ा रहता हूँ। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। आने वाली मुलाकातों में मैं कुछ नई चीजों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और बहुत जल्दी एमसीक्यू सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।